डेटा टाइप लेफ्ट, दैट वाज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो दो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, दैट इज enumerated and type def. Now first of all let us discuss enumerated. Enumerated data type में क्या होता है, हम कोई set of values जो हमें known है पहले से, for example the days of week, now we know that the days of week are fixed, Sunday, Monday, Tuesday till Saturday. So जो भी known चीज़ हमारे पास होती है, enumerated data type की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हम प्रोग्राम में उसे रेफर करेंगे. सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू राइट डाउन दैट सेट ऑफ वैल्यूज इन आवर प्रोग्राम. So enum keyword allows a programmer to create a named finite set of elements. The sole purpose of enumerator is the easy representation of set of known values. For example, days of week. सो डेज ऑफ वीक हमारे पास नोन सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो कि फिक्स्ड है, सो उनको हम कांस्टेंट वैल्यू एक प्रोवाइड कर देंगे. देयर इज नो इनपुट और आउटपुट मैकेनिज्म फॉर एन्यूमरेटर, सो द प्रोग्राम मस्ट हैव स्टेटमेंट्स विच सेट द वैल्यू फॉर द एन्यूमरेटर. यानी कि हमें मैनुअली फर्स्ट ऑफ ऑल डेज ऑफ वीक अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ तो हर एक डे को एक कांस्टेंट वैल्यू मैनुअली हमें एन्यूमरेटेड की हेल्प से प्रोवाइड करना है. वी कैन नॉट इनपुट इट through the input devices. So enumerator values are stored as integer. So integer can be used either in setting the value of enumerator or testing the value of enumerator. ये जो constant value हमारे enumerated values को provide करी गई है, तो throughout the program we can use that value for that particular enumerator value. The declaration of enum defines the elements of the enumerator. It is necessary to define a variable to use the enum. By default the value stored for enum variable is starting from 0 to n-1. यानी कि days of week अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो 0 से लेकर, for example when we are taking days of week, so Monday will be given वैल्यू 0. मतलब जो पहली वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो एन्यूमरेटेड में उसको हम इंटीजर वैल्यू 0 कांस्टेंट हमारा कंपाइलर प्रोवाइड कर देता है. देन ट्यूसडे विल बी गिवन 1, देन वेडनेसडे विल बी गिवन द वैल्यू 2 एंड सो ऑन. सो एक एक वैल्यू को, एन्यूमरेटर वैल्यू को एक एक इंटीजर वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होगी टिल n-1 टिल 7-1. इस केस में डेज ऑफ वीक में 7-1 तक इंटीजर वैल्यूज गिवन होंगी मंडे से लेकर संडे तक. नाउ एग्जाम्पल ऑफ एनम देखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन दिस वेरिएबल by declaring it by enum data type. तो enum week जिसमें हमारी 7 वैल्यूज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. तो इनको हम अपने साइड से वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. जैसे ही हम विद इन कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी सेट ऑफ वैल्यूज है उनको एक इंटीजर कांस्टेंट प्रोवाइड हो जाएगा बाय द कंपाइलर, स्टार्टिंग विद 0 देन एंडिंग विद द वैल्यू 7-1. तो संडे जो लास्ट आपका यहाँ पे एन्यूमरेटर है उसको वैल्यू प्रोवाइड होगी कांस्टेंट 6. सो इन द प्रोग्राम नाउ आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप. ये हमने डेटा टाइप लिया है. नाउ इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल मैंने ले लिया डे. एनम वीक डेटा टाइप है और डे उसका वेरिएबल है. नाउ डे में मैंने वैल्यू पुट कर दी वेडनेसडे. सो अकॉर्डिंग टू दिस डे में क्या वैल्यू जाएगी, हमने वेडनेसडे लिखी हुई है बट वैल्यू क्या जाएगी 2. सो प्रिंटफ हो जाएगी. अगर हम करते हैं इंटीजर वैल्यू प्रिंट, इट विल प्रिंट इंटीजर वैल्यू 2. एक और एग्जांपल देखते हैं हम. सपोज वी हैव टू टेक द
सो मंथ ऑफ द ईयर हमारे फिक्स्ड होते हैं, दैट इज 12 महीने होते हैं हमारे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक. सो आई एम डिक्लेयरिंग दिस डेटा टाइप एनम ईयर with the values within curly braces and separated by comma the months Jan, Feb, March till December. Now starting with the main function में मैंने एक integer value लिया है. integer value में मैंने starting initial value क्या पुट करी है यहाँ पे Jan and ending value क्या रखी है यहाँ पे less than equal to December I plus plus. So if I print the value of I now, तो print क्या होगा 0 से लेकर 12 minus 1 यानी कि 11 तक आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, जो हर एक मंथ को आपका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कंपाइलर ने प्रोवाइड करा था. सेकंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज टाइप डेफ. टाइप डेफ में हम क्या करते हैं, किसी प्रीवियस प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपना नाम देते हैं, यानी कि अपने यूजर अपनी तरफ से डिसाइड कर सकता है किसी भी डेटा टाइप का नेम. So suppose I want to call an integer with some other name, so I can put that name for that data type using typedef. So typedef keyword allows us to rename our data type to name according to the user. The only purpose of typedef is to increase program clarity to user, यानी कि हम it only increases the ईज ऑफ यूज़, यानी कि प्रोग्रामर को समझने के लिए आसान रहता है जब वो अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम लिखे. तो अगर मुझे डेटा टाइप इंटीजर की जगह इंट की जगह लिखना है और नाम लिखना है, सो इट विल बी इजियर फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड. सो टाइपडेफ कैन बी यूज टू रीनेम एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग एनम एंड स्ट्रक्ट डेफिनेशंस, यानी कि हम किसी भी डेटा टाइप को रीनेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस यूजिंग दिस टाइपडेफ. So syntax हमारा क्या होगा, first of all I write typedef, then the data type name and then the name that I want to give to that data type. So यहाँ पे typedef character I have given the name to the character letter. तो अब प्रोग्राम में अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, so I can declare letter ch. इसका मतलब क्या हुआ, a variable of character type will be declared. देन सेकेंड, अगर इंटीजर वैल्यू को मुझे किसी और नाम से डिक्लेयर करना है, देन टाइपडेफ, देन द डेटा टाइप इंट एंड द नेम आई वांट टू गिव इट, सपोज इंचेस. सो इंचेस का हम एक हाइट वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, सो इट विल मीन द सेम दैट द वेरिएबल ऑफ इंट टाइप इज डिक्लेयर्ड इन आवर प्रोग्राम विद द नेम हाइट. तो हमने सिंपली क्या करा है, इस डेटा टाइप इंट की जगह ये नाम इंचेस रख दिया है यूजिंग दिस टाइपडेफ. अगेन डबल का एग्जांपल लेते हैं. सो डबल मैथ, तो टाइपडेफ की हेल्प से मैंने क्या करा, डबल को रीनेम कर दिया है विद मैथ. सो नाउ इफ वेरिएबल इज टू डिक्लेयर विद इन द प्रोग्राम, तो मैं इस नाम को जो मैंने टाइपडेफ की हेल्प से रीनेम करा है मैथ space the variable name, I can declare the variable of double type using this. then अगर struct को आपको rename करना है, तो typedef struct date, ये हमारा डेटा टाइप है, इसको मुझे rename करना है with this name date. so ये हमारा डेटा टाइप था पहले struct date, इसकी definition लिखी हुई है, and then I have written the name that I want to give using typedef of this struct date. सो इस डेट नाम का आपका स्ट्रक्चर हो गया. नाउ आई कैन डिक्लेयर, ये पूरा लिखने की जगह अब मैं क्या लिख सकती हूँ, डेट, इट विल मीन द सेम, कंपाइलर से अपने आप समझ जाएगी. स्ट्रक्ट डेट डेटा टाइप का यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा विद द नेम ड्यू डेट. सो एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम इंटीजर को रीनेम कर रहे हैं विद var वेरिएबल, सो विद इन द प्रोग्राम आई कैन डिक्लेयर दिस वेरिएबल्स बाय यूजिंग दिस डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप जो मैंने अपने आप रीनेम करा है var. सो var a equal to 5, b equal to 10 and c. सो इट विल डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल विद न्यू डेटा टाइप नेम जो यूजर ने प्रोवाइड करा है यूजिंग टाइपडेफ. नाउ आई कैन परफॉर्म द ऑपरेशन सिंपली एज आई वाज परफॉर्मिंग बिफोर. c equal to a plus b and the sum will be printed. नेक्स्ट टॉपिक इज योर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं,
So it is possible for us to give command to your program from outside this program. यानी कि हम यूज़र से इनपुट या आउटपुट कराने की जगह, आउटपुट स्क्रीन की जगह कमांड लाइन विंडो की हेल्प से अपने प्रोग्राम में कुछ कमांड्स प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट in that program. So it is possible to pass those values from command line to your program when they are executed. These values are called command line argument. They are important for our program when we want to control our program from the outside. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज वैल्यूज इनसाइड द कोड, यानी कि हम कुछ आर्ग्यूमेंट अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं उस प्रोग्राम में, तो वी कैन प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन फ्रॉम द आउटसाइड विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. सो दीज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर हैंडल्ड यूजिंग मेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट. मेन में हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं. यहाँ पे एक इंटीजर होता है ARGC और एक कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर एरे टाइप होता है ARGB. नाउ ARGC रिफर्स टू द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास, यानी कि कितने आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो वो रिफर करता है बाय ARGC. एंड ARGB इज द पॉइंटर एरे विच पॉइंट्स टू ईच आर्ग्यूमेंट पास टू द प्रोग्राम. ARGB क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें हमारा जितने आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे वो एक एक करके स्टोर होता है. सो ARGB में क्या होता है? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपका प्रोग्राम का नाम होता है. सो लेट अस डिस्कस ARGC आर्ग्यूमेंट काउंट. इट काउंट्स द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग. सो इट इज अ इंटीजर वैल्यू एंड स्टोर द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास बाय द यूजर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम. तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट काउंट किसका होगा? नेम ऑफ द प्रोग्राम का होगा. उसके बाद क्या होगा? बाकी जितने आर्ग्यूमेंट होंगे वो स्टोर होंगे. सो इफ वी पास अ वैल्यू टू अ प्रोग्राम, वैल्यू ऑफ ARGC वुड बी 2. अगर एक आर्ग्यूमेंट पास करा है ARGC की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज पहला जो आर्ग्यूमेंट है हमारे प्रोग्राम में दैट इज द प्रोग्राम नेम. इसीलिए उसके बाद आपका बाकी जो आर्ग्यूमेंट आप इनपुट कराओगे वो काउंट होना शुरू होगा. सो ARGC जब 1 होता है यानी कि वो आपका प्रोग्राम का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ARGC जब 1 से ज़्यादा होता है यानी कि कोई और आर्ग्यूमेंट आपके प्रोग्राम में पास है. द वैल्यू ऑफ ARGC शुड बी नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव ही होगी ये वैल्यू. देन ARGB दैट इज द आर्ग्यूमेंट वेक्टर. इट इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स लिस्टिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हमारा इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स यू कैन से लिस्टिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स. जो भी आर्ग्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इंडिविजुअली हर एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है आर्ग्यूमेंट वेक्टर. सो ARGC इज ग्रेटर देन 0. द एलिमेंट्स फ्रॉम ARGB एट इंडेक्स वैल्यू 0 to ARGB at ARGC -1 will contain pointer to the string. अब ARGB at index 0 it will denote what? The name of the program. After that till ARGB at index ARGC -1 every element is command line argument. So पहला argument जो ARGB में है that is the program name which is denoted at ARGB at index 0. एंड उसके बाद क्या होगा? बाकी जितने आर्ग्यूमेंट आपके प्रोग्राम में होंगे दोज विल बी रिप्रेजेंटेड. अब सिंटेक्स के बाद देखते हैं एक बार प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इफ वी हैव टू पास द कमांड थ्रू द कमांड लाइन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेन में इंट मेन हमने लिया है. इसमें आर्ग्यूमेंट्स हमारा क्या है? एक इंटीजर टाइप ARGC एंड एक कैरेक्टर एरे टाइप ARGB. नाउ एक काउंटर वेरिएबल मैंने ले लिया टू काउंट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट आर प्रेजेंट. सो सबसे पहले प्रोग्राम नेम कहाँ पे सेव था? ARGB एट इंडेक्स 0 पे. तो अगर उसको आप प्रिंट कराओगे एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी डिनोटिंग द प्रोग्राम नेम. एंड इफ ARGC इक्वल टू 1 देन इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम का नेम उसमें स्टोर्ड है आर्ग्यूमेंट काउंट में, उसके अलावा कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है आपके प्रोग्राम में. एंड इफ द वैल्यू ऑफ ARGC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तब यानी कि आपके प्रोग्राम में कमांड्स प्रेजेंट हैं और वो प्रिंट हो सकते हैं.
एक बार इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं. इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम, नाउ इट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिंट कराया यहाँ पे आपकी जो प्रोग्राम का नाम है. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल printf स्टेटमेंट था टू प्रिंट द argv at index 0 which is the program name. तो यहाँ पे पूरा आपका पाथ जो है प्रोग्राम का यहाँ पे प्रिंट हो गया. यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप माई नोट्स एंड cnl.exe, ये फाइल है आपकी जो जिसका पाथ पूरा आपका प्रिंट हो गया. एंड देन फर्दर नो आर्ग्यूमेंट इज प्रोवाइडेड, तो इसीलिए यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट हुआ, नो एक्स्ट्रा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास्ड अदर देन प्रोग्राम नेम. अब अगर मैं कोई की प्रेस करती हूँ एंड आई गिव द कमांड थ्रू कमांड लाइन विंडो. नाउ इफ आई हैव टू गिव द कमांड, तो cnl इस फाइल का नाम था, स्पेस द कमांड. सपोज आई एम गिविंग हेलो हेलो हेलो, 3 मैंने यहाँ पे कमांड दे दिए. एज सुन एज ए प्रेस, यहाँ पे क्या हुआ, डिटेल्स आ गई. प्रोग्राम नेम इज cnl, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास इज 4. पहला आर्ग्यूमेंट argv at index 0 is cnl, at index 1 is hello, at index 2 hello and 3 hello. अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं फिर से. तो 4 आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं इसमें. जो यहाँ पे शो हो गए हैं. So the sum of the properties of command line arguments is arguments supplied to the program when it is invoked. They are used to control program from outside instead of coding those values inside the code. argv at index argc is a null pointer. The name of the program argv at index 1 points to the first command line argument and argv at n points to last argument.